हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स होते हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। और केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, हमारा इसके बाद में केमिकल रिएक्शन के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो दो तरह की होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, फिर इस चैप्टर के अंदर हम जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो होती है उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो भी इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर? तो लेट वी स्टार्ट एट वी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओके, मतलब क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल सब्सटेंसेस जो होता है वो दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर जब कन्वर्ट होता है या ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर? पहली चीज। अब दूसरा पॉइंट ये होता है केमिकल का रिएक्शन का कि इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म which is completely different in properties from the original substances, so in a chemical reaction chemical changes take place. Okay, यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर क्या होगा कि केमिकल चेंजेस होगा। ओके, केमिकल चेंजेस होने की वजह से क्या होता है कि जो नया केमिकल सब्सटेंसेस बनेगा, ओके, और ये जो नया केमिकल सब्सटेंसेस होगा इसकी जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो ओरिजिनल सब्सटेंसेस की क्या होती है, एकदम डिफरेंट होती है। क्लियर? तो कुल मिला के ऑल ओवर क्या है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होगा कि मतलब जो ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। उस केमिकल चेंजेस की वजह से क्या बनता है, नया केमिकल सब्सटेंसेस बनता है, और ये जो नया केमिकल सब्सटेंसेस जो बनता है ना उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी की क्या होती है, एकदम डिफरेंट होती है। ओके, अब केमिकल रिएक्शंस के जो कुछ एग्जांपल्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन है, जैसे जिसको हम एवरीडे लाइफ के अंदर भी देखते हैं। क्लियर? तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो होता है ना वो लोहा होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आयरन का जंग खाना। बर्निंग ऑफ कॉयल मतलब जो कोयला होता है जब उसको बर्न करते हो वो भी इसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कॉटेज चीज और घी एंड डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। क्लियर? तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे आयरन होता है, आयरन क्या होता है, लोहा होता है। ओके, जब ये आयरन जो होता है किसी वाटर के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है कि ये आयरन ऑक्साइड के अंदर मतलब क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आयरन से क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। ओके, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन ही होना क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। क्लियर? तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो मतलब नया प्रोडक्ट क्या बना है, आयरन ऑक्साइड बना है, और ये जो आयरन ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो आयरन से क्या होती है, एकदम डिफरेंट होती है। ये इसलिए केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ कॉल के अंदर आप जाइए तो कॉल क्या होता है, कार्बन होता है। जब कार्बन की बर्निंग करते हैं, बर्निंग करने का मतलब होता है उस कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं। जब भी कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? इसी तरीके से बर्निंग ऑफ कैंडल है, कैंडल को आप गर्म करेंगे तो क्या होता है कि हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो मतलब जो कैंडल जो है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, और इसको जब आप बर्न करते हैं तो उससे जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ पेपर है, पेपर को आप बर्न करोगे तो उसके बाद जो पाउडर की फॉर्म में जो कंपाउंड मिलता है ना उसकी प्रॉपर्टी और पेपर की जो प्रॉपर्टी होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। जो पेपर को अगर आप बर्न करते हैं तो ऐश मिलता है, ऐश मतलब राख मिलती है, तो उस ऐश की प्रॉपर्टी और पेपर की प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है। इसी तरीके से सेटिंग ऑफ मिल्क, जब मिल्क को हम क्या करते हैं, किसके अंदर, दही के अंदर, चीज के अंदर, घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो दही, चीज और घी जो हमें मिले हैं ये एकदम न्यू प्रोडक्ट है। ओके, और किससे बनकर मिले हैं, मिल्क से बने हैं, लेकिन इनकी जो कॉटेज, चीज और घी की जो प्रॉपर्टी है वो मिल्क की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट है, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से डाइजेशन ऑफ फूड को आप देखेंगे तो फूड क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ओके, जब इसका डाइजेशन होता है तो एकदम सिंपल, मतलब जो सिंपलर
फॉर्म होता है ना ग्लूकोज, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज और कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एकदम डिफरेंट है। इसीलिए ये जितनी भी मतलब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कॉटेज और चीज और घी, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब मतलब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। और क्यों है वो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि इन सब प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ओरिजिनल जिनसे मिलकर वो बने हैं उस ओरिजिनल सब्सटेंसेस से क्या होती है, एकदम डिफरेंट होती है। ओके, इसीलिए हम इन सबको क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूडेड करते हैं। क्लियर। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जितने भी मतलब पिक्चर से आपको क्या, किसी भी चीज को आप पिक्चर से देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है और इनको याद रखना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कंबशन है, कंबशन का मतलब होता है कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को अगर गर्म करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। ओके, यहाँ पे वुड को हम मतलब एयर के अंदर क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। ओके, तो वो होता है कंबशन। रस्ट मतलब जंग खाना। डाइजेशन, जैसे फूड का डाइजेशन स्टमक में होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब जो लीफ जो होती है प्लांट की, वो जो खाना बनाती है ना, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। बैटरीज होती है। फर्मेंटेशन में ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। वॉशिंग के अंदर क्या होता है, वाटर और सोप मिलके क्या बनाते हैं, जब हम दोनों कंपाउंड को मिलाते हैं ना, तब झाग आता है, तो एक नया कंपाउंड बनता है। वॉशिंग मतलब ये बताया इसके अंदर। तो ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। बेक करना है, तो बेक करने के अंदर भी क्या होती है, मतलब ये सब मतलब केमिकल रिएक्शंस होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज जो होती है उसको बेक किया जाता है, पकाया जाता है। ओके, तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं, इन प्रोसेस के अंदर क्या बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, नया केमिकल सब्सटेंसेस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है। ओके, मतलब कंबशन, रस्ट, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, बैटरीज, फर्मेंटेशन, वॉशिंग, बेकिंग, ये सारी केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि इनके बाद में जो नया केमिकल सब्सटेंसेस बनता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ओरिजिनल जो बेसिक केमिकल सब्सटेंस जिनसे मिलकर वो बना है उनकी प्रॉपर्टी से क्या होता है, एकदम डिफरेंट होता है। इसीलिए इनको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो है सबसे पहला हमारा है एक्सपेरिमेंट 1, जिसमें आपको क्या करना है, टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग इट्स सरफेस विद सैंडपेपर। मतलब आपको क्या लेना है, एक मतलब मैग्नीशियम रिबन लेना है, वो भी मतलब लगभग 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम, मतलब इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर ये जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको आपको क्या करना है, इसकी जो सरफेस जो होती है ना मैग्नीशियम रिबन की, उसकी सरफेस को आपको साफ करना है। तो साफ करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, सैंड पेपर यूज करेंगे। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स। फिर मैग्नीशियम रिबन को आपको क्या कर देना है, पकड़ना है चिमटे की सहायता से, टंग्स। ओके, टंग्स मतलब जो होता है ना चिमटा, उसको हम बोलते हैं। फिर बर्न इट यूजिंग अ बर्नर। फिर मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की सहायता से क्या करना है, आपको हीट करना है, गर्म करना है। द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। जब आप मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मतलब बर्नर की सहायता से इसको बर्न करते हैं, तो ये व्हाइट मतलब क्या निकलती है, इससे मतलब क्या निकलती है, व्हाइट फ्लेम निकलती है। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास सो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म्ड कलेक्ट इन द वॉच ग्लास। मतलब आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि मतलब जब आप मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उसको वॉच ग्लास के ऊपर, मतलब एग्जैक्ट वॉच ग्लास उसके नीचे रखा हुआ चाहिए, उस वॉच ग्लास के जस्ट ऊपर ही उसको क्या करना है, आपको बर्न करना है, ताकि जो जलने के बाद में जो मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा ना, तो किसकी फॉर्म में वो नीचे की तरफ गिरेगा, पाउडर की फॉर्म में नीचे गिरेगा। और वो पाउडर जो होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, हमें पता नहीं, लेकिन वो पाउडर की फॉर्म में नीचे गिरे और उसको हम किस में कर ले, वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट कर पाए। इसीलिए हमें क्या करना है, वॉच ग्लास का यूज करना है। और इस वॉच ग्लास को क्या करना है, जो मतलब मैग्नीशियम रिबन को जहां बर्न कर रहे हैं उसके ठीक ऊपर, मतलब वॉच ग्लास के ठीक ऊपर मतलब क्या रखना है आपको, मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, बर्न करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट जो है ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको सैंड पेपर से क्या करना है, रब करके क्लीन करना है। और दूसरी चीज वॉच ग्लास वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वॉच ग्लास में क्या होगा, जब वो जलेगा ना तो पाउडर की फॉर्म में हम उसको कलेक्ट कर पाए, और फिर इस पाउडर का हम जब टेस्ट करेंगे केमिकली, तभी हमें पता चला कि वो पाउडर्स जो है वो मतलब जो नया सब्सटेंसेस है और वो नया सब्सटेंसेस क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। क्लियर, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को पूरे इस पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें क्या लेना है आपको, यहाँ पे हमने लिया है मैग्नीशियम रिबन,
इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ने के लिए हमने ये टंग जो है मतलब इसकी सहायता से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है। ये बर्नर है जिसकी सहायता से हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और ये एक वॉच ग्लास है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके मतलब या तो इस मैग्नीशियम रिबन को जहाँ बर्न करें ना उसके एकदम एग्जैक्ट नीचे रख दो, या फिर जहाँ पे वॉच ग्लास रखा है उसी के ठीक ऊपर आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। तो इसमें आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नीशियम रिबन को आपने क्या करा है, इस टंग से क्या कर लिया आपने, चिमटे से पकड़ लिया है, बर्नर से आप इसको गर्म करें। जैसे ही आप गर्म करते हैं तो व्हाइट कलर की फ्लेम्स जो होती है वो ऊपर की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देगी, और नीचे मतलब जैसे जैसे जलेगा ना तो नीचे की तरफ एक पाउडर जो होगा वो नीचे की तरफ गिरेगा। उस पाउडर को आपको वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट करना है। फिर जब आप इसका केमिकली टेस्ट करते हैं ना तो ये जो पाउडर जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, कंपाउंड होता है। तो इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। मतलब जब आप मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर बर्न करते हैं तो वॉच ग्लास के अंदर जो मतलब कलेक्ट होता है पाउडर, वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्लियर। तो यहाँ पे इस पिक्चर से ये पूरा एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे समझाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि मतलब इसके अंदर क्या बना है, एक नया कंपाउंड बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके ओके मतलब प्रोसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और इसकी ये नया मतलब कंपाउंड है, और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी, इस मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी और जो जिनसे ये किनसे मिलकर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ये जो नया केमिकल सब्सटेंसेस बना है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, किससे मिलकर बना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो एक बार मैं आपको वापस से बता देती हूँ। इसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द surface ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट may readily combine with ऑक्सीजन ऑफ एयर। मतलब यहाँ पे ये बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान भी रखना है। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर बर्न करते हैं तो उसको जलाने से पहले आपको इसको सैंड पेपर से क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। ओके क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन्स जो होता है ना उसकी सरफेस के ऊपर क्या लग रहता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या होती है, एक लेयर होती है। ओके मतलब इस लेयर को हमें क्या करना है, मतलब ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो लेयर जो है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, इसको हमें क्या है, हटाना है। तो हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सैंड पेपर से रब करके हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हटाते हैं। ओके जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हटाते हैं ना तभी मतलब ये रिबन जो होता है, जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो एयर की ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है मतलब वो उसका फॉर्मेशन होता है। ओके अगर हम उसको सैंड पेपर से क्लीन नहीं करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को रब करके क्लीन नहीं करेंगे, तो वो उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होगी, वो लेयर्स जो होगी ना मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर जो है वो उसके ऊपर क्या रहेगी, मतलब लेयर के फॉर्म में वो उसके ऊपर जमा रहेगा। ओके मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जब तक उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर रहेगी ना तो उसका जो मैग्नीशियम जो होगा वो मतलब एयर की ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं आएगा। मतलब कुल मिला के एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और इसमें हम ये कंक्लूडेड नहीं निकाल पाएंगे कि कोई नया सब्सटेंसेस बना है या नहीं बना है। मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, वो एयर के साथ ऑक्सीजन, एयर की ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा अगर उसको हम सैंड पेपर से क्लीन ना करें तो। ओके हमें चाहिए कि मतलब जो है मैग्नीशियम जो है उसको हम एयर के साथ मतलब बर्न करें तो मतलब वो मतलब जल्दी से क्या हो जाए, मतलब ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाए, रिएक्शन कर ले और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कर ले, फॉर्मेशन कर ले। इसके लिए मैग्नीशियम रिबन्स जो है उसको सैंड पेपर के साथ क्लीन करना क्या है, रब करके क्लीन करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्लियर। इसके अंदर ये जो ऑल ओवर जो अभी मैंने आपको डायग्राम बताया है, इससे यही कंक्लूडेड निकला है कि जब भी हम मतलब जो मैग्नीशियम जो होती है उसको आप क्या करते हैं, मतलब एयर के अंदर बर्न करते हैं। ओके तो हमेशा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर। अब ये जो मैग्नीशियम जो था वो हमें कहाँ से मिला, जो मैग्नीशियम रिबन थी ना उससे हमें मैग्नीशियम मिला,
और आप उसको क्या कर रहे हैं, एयर में गर्म कर रहे हैं, तो एयर से क्या मिली, ऑक्सीजन मिली। बर्न करने का मतलब क्या है, उसको हीट करें। ओके, तो मतलब जब भी मैग्नीशियम को एयर के अंदर बर्न करते हैं या हीट करते हैं तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब ये हम बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि मतलब इसके अंदर क्या बताया गया है कि मतलब जब भी मतलब इस ऑल ओवर इसमें क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, नया सब्सटेंसेस है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंसेस है। तो हम ऐसे इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में क्या है कि इन दिस केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। सो इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ओके, मतलब ये एक पूरी केमिकल रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो नया सब्सटेंसेस बना है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी जो प्रॉपर्टी जो है वो ओरिजिनल सब्सटेंसेस क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या है, एकदम डिफरेंट है। ओके, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन के अंदर भी मतलब क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर क्या बनता है, नया सब्सटेंसेस बनता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ओरिजिनल सब्सटेंसेस से अलग है तो वो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होती है, कंसीडर होती है। ओके, यहाँ पे जो नया सब्सटेंसेस बना ना, मैग्नीशियम और ऑक्साइड कैसे बना है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या हुए, केमिकल चेंजेस हुए हैं, और केमिकल चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, और इन दोनों के अंदर केमिकल चेंजेस होने की वजह से नया सब्सटेंसेस बना ना, इसकी प्रॉपर्टी इस वजह से क्या हो जाती है, एकदम ओरिजिनल सब्सटेंसेस से क्या हो जाती है, एकदम डिफरेंट हो जाती है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका ये एक्सपेरिमेंट 1 जो था वो कंप्लीट हुआ, और आपको ये प्रूव भी करना होता है कि मतलब एक एक्सपेरिमेंट से आपको ये बताना है कि अगर कोई नया सब्सटेंसेस बनता है, और तो मतलब आपको एक ऐसी एक्टिविटी बनानी है जिसमें क्या है, नया सब्सटेंसेस फॉर्म होगा, और अगर उसकी प्रॉपर्टी अगर ओरिजिनल सब्सटेंसेस से डिफरेंट हो तो क्या वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो हाँ, आपको वहां पे यस बोलना है, और आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वहां पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, थैंक। अब हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यदि किसी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, तो हम एक ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे, एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जिससे हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि टेक सम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। दूसरा है कि ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, फिर इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल देना है। अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड एट वंस। ओके, जब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला और उसके बाद में उसमें जब पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड किया ना, तो वहां पे क्या बनता है, एक येलो कलर का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। और वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट का जब आप टेस्ट करते हैं, मतलब उसका केमिकली टेस्ट होता है, तो वो पता चलता है कि वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट किसका है, लेड आयोडाइड का क्या है, वो मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि अ चेंज इन कलर आल्सो टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, मतलब एक तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, उससे हम बताते हैं कि मतलब क्या हुई है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा वहां पे ये हुआ है कि कलर के अंदर क्या हुए हैं, चेंजेस आए हैं। ओके, मतलब कलर के अंदर कैसा चेंज आया है, येलो कलर का चेंज आया है। ओके, तो जब भी किसी भी रिएक्शन के अंदर कलर के अंदर चेंज आता है तो वो ये शो करता है कि वहां पे कोई ना कोई क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को इस पिक्चर से समझ लेते हैं। आपने क्या लिया है, ये मतलब पहला टेस्ट बीकर ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, उसमें आपने लिया है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है Ki। क्लियर, और ये जो आपने मतलब ये जो पहला वाला बीकर है ना, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, फिर आप ऊपर से इसमें अंदर क्या डाल रहे हैं, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है वो इस बीकर के अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्लियर, तो जो लेड नाइट्रेट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर, और दोनों सॉल्यूशन है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, इसके फॉर्मूले के बाद में एक्वस। ओके, यदि कोई केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं अगर सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो उसको आप AQ से क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये बताया कि मतलब ये जो केमिकल पहला केमिकल सब्सटेंसेस कौन सा है, पोटेशियम आयोडाइड है। उसके कौन कौन से आयंस बनेंगे, पोटेशियम के प्लस आयन बनेगा, और जिसका नेगेटिव आयन बनेगा आयोडाइड माइनस आयन। क्लियर, इसी तरीके से जो लेड नाइट्रेट जो हमारा दूसरा केमिकल सब्सटेंसेस है, उसके अंदर मतलब पॉजिटिव आयन कौन सा है, लेड का है, और जो नेगेटिव आयंस है वो नाइट्रेट आयन है। क्लियर, जब आप इन दोनों सब्सटेंसेस को मिलाते हैं ना,
तो ये दोनों जो केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मतलब किसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं, आयंस बना लेते हैं। मतलब पोटेशियम आयोडाइड भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएगा, लेड नाइट्रेट भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएगा। तो जो मतलब जो पोटेशियम आयोडाइड का जो पॉजिटिव आयन है K+ जो है वो नाइट्रेट से मिल जाएगा। ओके, तो क्या मिल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। इसी तरीके से इसका जो पॉजिटिव आयन है लेड+, वो आयोडाइड से मिलेगा और वो लेड आयोडाइड बनेगा। ओके, ये जो लेड आयोडाइड जो होता है ना वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। लेड आयोडाइड में जो लेड Pb जो है वो इनसॉल्युबल है। इसी की वजह से कोई भी चीज अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल होती है ना, तो वो किसको फॉर्म करती है, प्रेसिपिटेट को फॉर्मेशन करती है। ओके, तो बस आपको जस्ट ये तो सिर्फ समझाया है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए जब भी दो केमिकल सब्सटेंसेस को आप मिलाते हैं तो सबसे पहले दोनों सब्सटेंसेस के क्या बनते हैं, पॉजिटिव आयन बनते हैं, नेगेटिव आयन बनते हैं। इसी तरीके से दूसरे सब्सटेंसेस के भी क्या बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं। फिर दोनों सब्सटेंसेस के क्या होते हैं, एक का पॉजिटिव आयन दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस के नेगेटिव आयन से मिलता है और दूसरे का नेगेटिव आयन जो होता है वो पहले वाले के पॉजिटिव आयन से मिलता है, और दोनों क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। और उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, ओरिजिनल दोनों केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनसे एकदम डिफरेंट होती है, इसलिए ये क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और इन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि मतलब जो नया कंपाउंड बनता है उन्हीं की वजह से क्या होता है, कलर के अंदर चेंजेस आते हैं। और इसके अलावा कलर के अंदर चेंजेस आते हैं, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ये उसी मतलब किसका एग्जांपल है, मतलब जिसके अंदर क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। मतलब जब हमने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स किया, इन दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं, तो इस पिक्चर थर्ड वाले पिक्चर्स के अंदर आप देखेंगे कि मतलब क्या बना है, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है जो मतलब सॉल्यूशन के एकदम बॉटम में जाके क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में दो चीजें हमने फोकस की, एक तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ येलो कलर का, और दूसरा इसके अंदर मतलब कलर के अंदर चेंजेस आए हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें क्या प्रूव करती है कि केमिकल रिएक्शन को क्या करती है, प्रूव करती है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला है कि द केमिकल बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। मतलब जब भी आप क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे ना, तो उसके अंदर हमेशा एक प्रेसिपिटेट बनेगा येलो कलर का। ओके, और ये जो येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट जो बनता है ना, वो किसका होता है, लेड आयोडाइड का बनता है। और ये येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना ही क्या शो करता है कि वो उनके बीच में ये बताता है कि उन दोनों के बीच में, मतलब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, यहाँ पे ये आपको इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये है लेड नाइट्रेट और ये है पोटेशियम आयोडाइड। ओके, ठीक है। ये जो लेड जो होता है पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन जो होता है आयोडाइड जो नेगेटिव आयन जो होते हैं उसके साथ जुड़ के क्या बनाता है, लेड आयोडाइड बना देता है। और ये पोटेशियम जो पॉजिटिव आयन है, ये नाइट्रेट नेगेटिव आयन से मिलकर क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। और ये जो PbI2 जो है, इसी को हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। और ये जो PbI2 जिसके ऊपर मैं एरो घुमा रही हूँ ना, ये है लेड आयोडाइड, इसी का बनता है येलो प्रेसिपिटेट। तो आपको पूछा जा सकता है वन वर्ड के अंदर कि जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है वो कौन से केमिकल का है, वो होता है लेड आयोडाइड का। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये प्रेसिपिटेट बनता है। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो ओके, तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर। और वो जब केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो वो क्या होते हैं, हमेशा सॉल्यूशन से क्या होते हैं, मतलब सेपरेट, मतलब आपको अलग से ही क्या होते हैं, वो दिखाई देते हैं। ओके, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, मतलब जैसे आपने वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर देते तो वो सैंड जो होती है वो मिक्स नहीं होती, वो बॉटम में जाके बैठ जाती है। तो इसी तरीके से प्रेसिपिटेट भी क्या होता है, एक सॉलिड चीज ही होती है, जो क्या होगी जब भी मतलब क्या होगा, वो भी हमेशा क्या होगी कि मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी ना, तो सॉल्यूशन के अंदर जाके बॉटम के नीचे जाके क्या हो जाएगी, वो सेपरेट अलग से ही आपको क्या होगी, दिखाई देते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जिस भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स वहां पे कोई ना कोई क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन वहां पे हुई है। क्लियर। अब हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए एक और नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो है हमारा एक्सपेरिमेंट 3। इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर यदि कोई गैस का इवोल्यूशन होता है, ओके, मतलब कोई गैस रिलीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं। जो जिंक जो होता है ना, वो एक मेटल होता है।
तो आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेने हैं, मतलब जो जिंक मेटल जो होती है ना, जो जिंक मेटल जो होती है उसके कुछ दाने, ठीक है। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर जिंक ग्रेन्यूल्स, फिर इस जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर आपको डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, और जिंक जो होता है उसको हम Zn से क्या करते हैं, लिखते हैं। We will see the bubbles of hydrogen gas being formed around zinc granules, मतलब जब आप क्या करते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना, तो उसके ऊपर क्या होता है कि मतलब आपको कुछ बबल्स दिखेंगे, क्लियर। मतलब जिंक मतलब जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आपको कुछ बबल्स वहां दिखेंगे। तो ये जो बबल्स जो होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, एक मतलब मैटर की कौन सी स्टेट होती है, गैस होती है, क्लियर। तो मतलब जब हम इन बबल्स का मतलब बबल्स की फॉर्म में गैस रिलीज होती है, फिर जब हम इस गैस का टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कौन सी टेस्ट है, हाइड्रोजन गैस है, ओके। पहली चीज ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन है कि मतलब जब भी आप क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर जिंक ग्रेन्यूल्स लेके उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हमेशा बबल्स की फॉर्म में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वहां पे रिलीज होती है, पहली चीज। दूसरा है कि इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब विद अवर हैंड वी विल फाइंड दैट इट इज समवॉट हॉट, so a change in temperature also occurred in this chemical reaction। इसके अलावा नेक्स्ट ये होता है कि मतलब आप जब इस टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं ना आपके हाथ से, इसको आप देखते हो तो आपको दिखता है कि मतलब ये टेस्ट ट्यूब भी क्या हो गई है, थोड़ी सी हॉट हो गई है। मतलब क्या हुआ है कि मतलब जब जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया ना तो उस समय क्या हुआ है कि मतलब टेम्परेचर के अंदर भी क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो टेस्ट ट्यूब क्या हो गई है, हॉट हो गई है। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, दूसरा इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, टेम्परेचर के अंदर भी क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मतलब हमने दो चीजें पढ़ी है कि यदि कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, मतलब कोई गैस रिलीज होती है तो उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। और इसके साथ साथ में जब मतलब कोई गैस इवोल्यूट हुई है तो उसके टेम्परेचर के अंदर भी हमने यहाँ नोटिस किया है चेंज हुआ है, ओके। मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंज होने का मतलब क्या है, या तो वो टेस्ट ट्यूब कूल हो सकती थी, ठंडी हो सकती थी, या फिर गर्म हो सकती थी। तो मतलब अगर कूल होता है तब भी टेम्परेचर में चेंज होता है, अगर हॉट हो रही है वो थोड़ी सी हीट गर्म हो रही है तो भी टेम्परेचर के अंदर चेंज हो। मतलब दोनों केमिकल सब्सटेंसेस जो है ना, जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या करी है, केमिकल रिएक्शन करी है, इनके अंदर केमिकल चेंजेस आए हैं और फिर जो नया प्रोडक्ट बना है उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होती है। तो मतलब ऑल ओवर क्या हुआ है यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस और टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस आए इनकी फॉर्म में क्या हुआ है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुई है, क्लियर। अब हम ये वाला जो एक्सपेरिमेंट जो है हमारा 3, उसको हम इसके अंदर पिक्चर की फॉर्म में इसको देख लेते हैं कैसे करना है हमें एक्सपेरिमेंट। हम क्या करेंगे, ये हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली है, ये वाली एक टेस्ट ट्यूब है, क्लियर। और इसके अंदर हमने ले लिए जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जो जिंक जो होती है मेटल होती है उसको कुछ दाने आपने ले लिए हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। जैसे ही आप क्या करते हैं इसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना इस जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर, तो बबल्स बनने चालू हो जाते हैं, ओके। और ये जो बबल्स जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन गैस के, क्लियर। फिर क्या होता है कि इस गैस को, ये जो बबल्स बने हैं मतलब गैस रिलीज हो गई है, गैस को हम डिलीवरी पाइप से क्या करते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे लेके जाते हैं, क्लियर। क्यों लेके जा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, जो गैस बनी है उसका क्या करना है, टेस्ट करना है। जैसे ही ये गैस यहाँ पे आती है सॉफ्ट सॉल्यूशन में, हम इसको पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, बबल्स बनने लगते हैं, वापस से सॉप के बबल्स बने लगते हैं। लेकिन जब भी कोई गैस किसी लिक्विड में जाती है तो वो लिक्विड भी बबल्स की फॉर्म में क्या होता है, मतलब उसके अंदर मतलब सॉप के भी क्या होते हैं, बबल्स बनते हैं, ओके। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो बबल्स के पास में हम क्या लेते हैं, एक मतलब कैंडल, जलती हुई कैंडल लेके जाओ या जलती हुई मैच स्टिक लेके जाओ ना, तो क्या होता है कि मतलब वो जो बबल्स जो होते हैं वो मतलब पट पट का जो साउंड होता है ना, जिसको हम पॉप साउंड होता है, उसके साथ में क्या होते हैं, ये जलने लगती है, ओके। यदि किसी गैस के पास में यदि आप जलती हुई मैच स्टिक कैंडल लेके जाओ, यदि पॉप साउंड आता है, पटपट का साउंड होता है, तो वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ओके। तो ऑल ओवर मतलब इसके अंदर क्या हुआ है कि जब भी जिंक ग्रेन्यूल के ऊपर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, वो निकलेगी। और उस गैस का जो टेस्ट जो होता है वो आप कैसे कर सकते हो, जलती हुई कैंडल, मैच स्टिक, उससे लेके जाते हैं। और यदि पॉप साउंड हो जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है।
ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला है कि द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जब भी जिंक ग्रेन्यूल मतलब जिंक के ऊपर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवोल्यूट होगी, और हाइड्रोजन गैस का निकलना जो है वो किसको प्रूव करता है, केमिकल रिएक्शन को प्रूव करता है। इसकी जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसको हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे जिंक है उसको आप Zn से लिखेंगे, H2 मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको आप H2SO4 से निकलेंगे। ओके, जब भी जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, और ये जो जिंक जो होता है वो इस SO4 के साथ मिलके क्या बना देता है, ZnSO4 बनाता है, जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। ओके, आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो S जो है वो सॉलिड के लिए शो किया गया है, AQ जो होता है वो लिक्विड सॉल्यूशंस होता है, क्लियर। और यहाँ पे जो G है वो गैस को शो करती है, और AQ जो है वो एक्वस मतलब जो है ना, यहाँ पे सिंबल जो होता है एक्वस मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें मिलता है। ओके, तो मतलब कुल मिला के ये जो एक्सपेरिमेंट 3 था जिसके अंदर हमने ये बताया गया है कि किसी भी दो केमिकल सब्सटेंसेस को आप मिलाते हैं और गैस अगर रिलीज होती है तो उसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शंस हुई है, क्लियर। अब हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे, जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि यदि यदि कोई दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं और अगर उस प्रोसेस के अंदर कलर के अंदर चेंजेस आता है तो इट मीन्स वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, टेक सम डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, इट हैज अ पर्पल कलर। हमें क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेना है, और हमें पता होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, KMnO4। ओके, और इसका जो कलर जो होता है वो होता है पर्पल कलर। ओके, आपको सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, और जिस चीज को मैं ज्यादा प्रेशर कर रही हूँ मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है KMnO4, और उसका कलर होता है पर्पल कलर, क्लियर। Add some lemon juices to it with the help of a dropper and shake the test tube। फिर आपको क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें आपने क्या लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर आपको क्या डालना है, लेमन जूस। ओके, जो लेमन जूस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। मतलब कोई भी खट्टी चीज जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, अब इस लेमन जूस को क्या है कि आपको एक साथ नहीं डालना है, मतलब ड्रॉपर की सहायता से एक एक ड्रॉप जो है उस टेस्ट ट्यूब में क्या करनी है, आपको ऐड करनी है, और उस टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है, फिर लेमन जूस ऐड करने के बाद में शेक करना है। शेक करने का मतलब होता है हिलाना है आपको। ओके, तो हम देखते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है। जब हमने क्या करा, टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया है और उसमें ड्रॉपर से ड्रॉप मतलब लेमन जूस की एक एक ड्रॉप जो है हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हम देखते हैं कि द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशंस गोज ऑन फेडिंग एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स कलरलेस। हम देखते हैं कि जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालते हैं, लेमन जूस ड्रॉपर की सहायता से एक एक ड्रॉप ऐड करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर जो होता है ना वो कैसा होता है, धीरे धीरे फेड होना चालू हो जाता है। मतलब उसका जो पर्पल कलर जो होता है वो लाइट होना चालू हो जाता है। ओके, और लास्ट में जब हम मतलब लेमन जूस की क्वांटिटी बढ़ाते हैं ड्रॉपर से, मतलब ज्यादा मतलब ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर था पर्पल कलर, जो वो क्या हो जाता है, एकदम क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या है कि मतलब कलर चेंज हुआ है। ओके, मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस था ना पोटेशियम परमैंगनेट, उसका क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है। ओके, और कलर क्यों चेंज, कब हुआ है चेंज, जब उसके अंदर हम कोई भी मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस डाल रहे हैं जिसके अंदर कंटेन क्या है, सिट्रिक एसिड, मतलब लेमन जूस हमने ऐड किया है उसके अंदर, तो उसका कलर जो होता है ना तो उस कंडीशन के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होगा वो क्या हो जाता है, पर्पल से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, क्लियर। तो ये इस पूरी रिएक्शन के अंदर ये बताया गया है कि यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता है तो इट मीन्स वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। तो अब हम इसको इस पिक्चर से समझ लेते हैं। आपने यहाँ पे क्या लिया है, कोई भी टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, कोई भी बीकर ले सकते हैं, उसके अंदर आपने लिया है पोटेशियम परमैंगनेट, कैसा कलर होता है, पर्पल कलर। आपको क्या करना है, मतलब ड्रॉपर की सहायता से या किसी भी चीज की सहायता से आपको क्या करना है, इसमें लेमन जूस जो है
वो धीरे धीरे क्या करना है, इसके मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे लेमन जूस इसके अंदर ऐड करते जाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, फेड होना चालू हो जाता है, मतलब लाइट होना चालू हो जाता है। और एक कंडीशन, एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब क्या होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर्स जो होता है वो एकदम क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ओके, तो इस पिक्चर्स के अंदर ये बताया गया है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमारे को क्या कंक्लूजन निकला है कि द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। मतलब जब हम जो सिट्रिक एसिड है और मतलब सिट्रिक एसिड को हम क्या करते हैं, पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं ना, तो क्या होता है कि उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ऑल ओवर इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि कलर के अंदर चेंजेस आता है तो वो क्या होती है, मतलब वो कलर चेंजेस क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एक केमिकल सब्सटेंसेस जो होता है वो दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर क्या करता है, केमिकल चेंजेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और इसकी वजह से केमिकल चेंजेस की वजह से क्या होती है, वहां पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है। ओके, तो यहाँ पे मतलब यही बताया गया है कि चेंज अगर कलर में चेंजेस आएगा तो इट मीन्स वो क्या करता है, वो प्रोसेस शो करता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुई है। अब हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हमारा है नंबर 5th एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि दो केमिकल सब्सटेंसेस को यदि आप मिलाते हैं और उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आता है, ओके, तो इट मीन्स वहां पे क्या ये शो करता है कि टेम्परेचर में चेंज आना क्या शो करेगा कि वहां पे कुछ ना कुछ क्या हुई है, केमिकल रिएक्शंस वहां पे क्या हुई है, मतलब हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट 5 को हमें कैसे करना है। टेक अ लिटिल ऑफ क्विक लाइम इन अ हार्ड ग्लास बीकर। आपको एक बहुत ही मजबूत ग्लास से बना हुआ एक बीकर लेना है और उसके अंदर क्या लेना है, आपको क्विक लाइम लेना है। क्विक लाइम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, फिर इस बीकर के अंदर आपको क्या कर देना है, वाटर जो है वो धीरे धीरे क्या करना है, ऐड करना है। फिर आपको क्या करना है कि ये जो मतलब बीकर जो है, वाटर ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, टच द बीकर, बीकर को टच करना है। तो आप देखते हैं कि द बीकर फील्स टू बी क्वाइट हॉट। जो बीकर्स जो है वो क्या होता है, आपको हल्का सा क्या दिखाई देता है, लगता है कि वो क्या है कि थोड़ा सा गर्म हो गया है। इट मीन्स क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्विक लाइम और जब हमने वाटर को ऐड किया है तो उन मतलब वाटर को और क्विक लाइम को जब हम ऐड करते हैं तो वहां पे मतलब हीट जो हुई है वो रिलीज हुई है। ओके, मतलब एनर्जी जो हुई है वो मतलब रिलीज हुई है, उसकी वजह से क्या होता है, वो बीकर्स जो होता है वो कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को हम पिक्चर से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि आपको एक हार्ड ग्लास बीकर लेना है, क्लियर। इसके अंदर आपको लेना है क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, पहली चीज। ओके, आपको बहुत ध्यान रखना है, क्विक लाइम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ओके, जब आप इस मतलब हार्ड ग्लास बीकर के अंदर आपने क्या लिया, क्विक लाइम लिया है, फिर आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो वाटर जब इस क्विक लाइम से ऐड करता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्लैग लाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब हम क्विक लाइम के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लैग लाइम मिलता है। स्लैग लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपको ये दोनों जो मतलब जो इनके जो केमिकल नेम जो है ना, क्विक लाइम और स्लैग लाइम, इन दोनों के जो केमिकल नेम जो है वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं कि क्विक लाइम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्लैग लाइम जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लियर। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम, रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट, द बीकर बिकम्स हॉट एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस। मतलब जब क्विक लाइम जो होता है वो वाटर से रिएक्शन करता है, स्लैग लाइम बनाता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हीट जो होती है वो रिलीज होती है। इसकी वजह से क्या होता है, बीकर जो होता है वो गर्म हो जाता है। और बीकर गर्म क्यों होता है, क्योंकि उस पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो गया, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, इंक्रीज होता है तो हॉट हो जाता है, यदि टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जो बीकर होगा वो कूल हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब इसके अंदर हीट रिलीज हुई। ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं।
मतलब एक्सपेरिमेंट 5 करने का क्या कंक्लूजन निकला है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैगलाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जब हम क्विकलाइम के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लैगलाइम मिलता है। ओके, इसके साथ साथ क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर बहुत सारी मतलब टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, चेंजेस आता है। मतलब टेम्परेचर जो होता है वो राइजेस होता है। यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी केमिकल जो इक्वेशंस जो है उसको हमने बताया कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हुई है। ये हमने लिया है क्विकलाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, हमने लिया वाटर जिसको हम बोलते हैं H2O। जब कैल्शियम ऑक्साइड और H2O रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, स्लैगलाइम बनता है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ओके, आपको ये इक्वेशन भी अच्छे से लर्न कर लेनी है, क्विकलाइम और स्लैगलाइम का फॉर्मूला लर्न कर लेना है। और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होगा कि मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आएगा। ओके, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होती है, हम बोलते हैं कि वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, अब हमारा एक्सपेरिमेंट 6 है जिसमें हम बताते हैं कि जब भी कोई मैटर, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस की स्टेट के अंदर चेंजेस आता है तो इट मीन्स वहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, इसके लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हम लेंगे वैक्स। ओके, और वैक्स किसकी, मतलब वैक्स की फॉर्म में हम क्या लेंगे, वैक्स कैंडल ले सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। मतलब जब हम वैक्स कैंडल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है कि क्या मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। इसमें हमने क्या लिया है, ये वैक्स कैंडल लिया है। ओके, ये जो वैक्स कैंडल जो है वो कौन सी फॉर्म होती है, वैक्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। ओके, आप इसको क्या कर रहे हो, जला रहे हो। ओके, जलाते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो वैक्स जो होती है, जो सॉलिड वैक्स जो होती है वो लिक्विड के मतलब लिक्विड के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होना चालू हो जाती है। मतलब इसमें से लिक्विड की फॉर्म में क्या निकल जाता, मतलब नीचे की तरफ गिरता है, वाटर जो होता है वो गिरता है। ओके, इसके साथ साथ में जब हम इस वैक्स को हम गर्म करते हैं ना तो मतलब एक तो लिक्विड की फॉर्म में वाटर नीचे की तरफ गिरता हुआ आपको दिखाई देता है, क्लियर। और दूसरा होता है कि एक ऊपर की तरफ आपको एक फ्लेम मतलब धुआं जो है वो आपको दिखाई देता है, वो होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। तो मतलब जब भी आप इस वैक्स कैंडल को क्या करते हैं, जो सॉलिड फॉर्म है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। मतलब सॉलिड वैक्स जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, वाटर मतलब लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस। मतलब वैक्स को जब भी आप बर्न करेंगे तो मतलब क्या बन जाएगा, सॉलिड वैक्स को जब आप बर्न करते हैं तो लिक्विड और गैसेस जो होती है वो स्टेट के अंदर वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब जब भी आप क्या करते हैं, मतलब जब भी कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस की अगर स्टेट के अंदर चेंजेस आता है मतलब तो इट मीन्स वो क्या होता है कि वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, शो करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला है कि वैक्स इज अ सॉलिड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। दिस मीन्स दैट during the combustion reaction of wax and the physical state changes from solid to liquid and gases। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो वैक्स जो होती है, हमने वैक्स की फॉर्म में लिया है वैक्स कैंडल जो क्या है, सॉलिड होती है। जब आप इसको बर्न करते हैं तो वैक्स की मतलब जब भी आप किसी को बर्न करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन होती है। कंबशन रिएक्शंस जो होती है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ओके, तो वैक्स जो होती है उसकी कंबशन रिएक्शन होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और मतलब वाटर जो होता है वो मतलब मिलता है हमें। ओके, तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि मतलब जो मतलब वैक्स की यहाँ पे क्या हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। मतलब वैक्स जो था सॉलिड था और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड और गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि यदि कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस की अगर स्टेट के अंदर चेंजेस आता है कि वो मतलब सॉलिड से लिक्विड के अंदर हो, लिक्विड से गैस में हो या सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर चेंजेस हो, तो ऑल ओवर मतलब क्या होता है कि मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस की जो स्टेट जो हो रही है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो किसी भी प्रोसेस के अंदर यदि कोई भी मैटर की स्टेट के अंदर चेंजेस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे केमिकल रिएक्शंस जो है वो मतलब होती है। क्लियर। ऑल ओवर जो हमने अभी तक केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ओके, तो इससे हमें ये पता चला है कि यदि कोई सब्सटेंसेस जो होती है अगर उसकी स्टेट के अंदर चेंजेस आता है तो इट मीन्स वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी तरीके से यदि किसी प्रोसेस के अंदर सब्सटेंसेस का कलर के अंदर चेंजेस आ जाता है
तो वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को प्रूव करता है। यदि कोई सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस को आप मिला रहे हैं और गैस वहां पे रिलीज हो रही है, तो भी वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, यदि दो सब्सटेंसेस को मिलाने पे यदि टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आता है, तो वो भी किसको प्रूव करता है, केमिकल रिएक्शन को प्रूव करता है। ओके, तो ऑल ओवर इसके अंदर ये बताया गया है कि जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं और न्यू सब्सटेंसेस बनता है, और वो जो न्यू सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो ओरिजिनल सब्सटेंसेस या जो बेसिक सब्सटेंसेस या जिनसे वो मिलकर बना है उनकी प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है न्यू केमिकल सब्सटेंसेस की, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके,